हेलो एवरीवन, मैं गौरव पांचाल। मास्टर सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में यकीन मानिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चे अपकमिंग बोर्ड में अपीयर होने हैं या फिर सीयूटी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस चीज में अपन सारी चीज क्लियर करेंगे जो कंप्लीट लेटेस्ट एनसीईआरटी पर होने वाली है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक बेसिक चैप्टर है और थोड़ा सा क्योंकि ये रिलेटेड करेगा आपके डिटरमिनेंट से भी। ठीक है, तो मैट्रिक्स हम समझेंगे। मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज होगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, उसके ऑपरेशंस होंगे, कहां का यूज होने वाले हैं, और सारी तमाम चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बनिएगा। अब मैट्रिक्स क्या है? A rectangular array of symbol which could be real or complex। देखो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में क्या इस फॉर्मेट में भी ये दिया जा सकता है। यहां पर यदि कोई मैट्रिक्स को हो उसको कैपिटल अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं, राइट, और इस फॉर्मेट में लिखा होगा या फिर आपको इस फॉर्मेट में भी लिखा होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में या समटाइम्स किसी बुक के अंदर ये भी दिया होगा। इसके अंदर जो एंट्रीज होगी, एलिमेंट्स होंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है और बच्चों यहां पर A11 A12 और इस तरह से फर्स्ट रो में एलिमेंट लिखे होंगे और यहां पर सेकंड रो में भी इस तरह से एलिमेंट चलेंगे। कितने भी रो और कितने भी कॉलम्स यहां पर हो सकते हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में होगा वो मैक्सिमम 3x3 या 4x4 तक ही पूछा जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स यहां पर बात करें इस तरह से आप देख सकते हो किसी मैट्रिक्स का अपन एग्जांपल लें, यानी हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैट्रिक्स को ऑलवेज हम डिनोट करते हैं बेटा, इस तरह से लिखा जाएगा कैपिटल, और इसके एलिमेंट्स होंगे EIJ, और दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यू कैन राइट हियर। और दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा तो आई कैन राइट दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M क्रॉस N। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ यार? यहां पर जो लिखा हुआ है एम और एन ऑलवेज एक नंबर को डिनोट करेंगे और ये बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को। है, ध्यान रखना है भाई, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3, दीज आर द नंबर मे बी। ओके, अब AIJ, व्हाट इज द AIJ? AIJ इज द एलिमेंट। AIJ इज इंडिकेटिंग दैट इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। अब यहां पर हम यदि मुझे ऑर्डर पता हो, ऑर्डर गिवन है, लेट्स सपोज यदि आपको ऑर्डर गिवन है भाई, ऑर्डर ये 2x3 का बना दीजिए, 2x3 का मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना है। तो 2x3 का इजीली बना सकते हैं भाई। 2x3 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? यानी कि उसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम होंगे। तो एलिमेंट्स में जनरल फॉर्म में लिखूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। ओके, दीज आर द एलिमेंट और दिस इज द ऑर्डर ऑफ। अब इसका ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो, इसका ऑर्डर कितना है भाई। यहां पर देखो ये R1 है, ये R2 है, 3 कॉलम्स हो गए, C1 C2 C3। अब बच्चों इसका ऑर्डर कितना? 2x3 ऑर्डर हो गया। दो रो है और 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर रो और कॉलम्स कितनी है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आपसे उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए तो भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा यार? आपको पता है रो और कॉलम्स कितने हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट। भाई एम और एन दोनों का प्रोडक्ट हम लिख देंगे, राइट। देखो एज यू कैन सी हियर दैट इज द 2 रो, ओके, इट कंटेन 2 रो और 3 कॉलम्स। And if I ask you the total number of elements, then I will tell you that is 2x3, that is 6। तो 6 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। दिस इज द 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। तो इसी तरह से हम बता देंगे रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ऑलरेडी आप जानते हो कि एम किसको इंडिकेट कर रहा है? नेचुरल नंबर को, और एन नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो इट मींस यहां से एक और सवाल पूछा जा सकता है। यदि सवाल कैसा हो सकता है? सवाल यह हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन द इफ
ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स हैविंग total number of elements, right? 18. Okay, then what are the possible number of, what are the possible number of orders of matrix, right? ये पूछा गया भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये सवाल पूछा गया है तो हमें एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना है। हमें इतना पता लग गया है कि व्हाट गिवन अस, वी आर गिवन अस दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कोई मैट्रिक्स रहा होगा, उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता है कि 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18। तो भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी 18, ये हमें पता है। ओके, अब दैट इज अ प्रोडक्ट, हमें कोई मैट्रिक्स थी, अब मैट्रिक्स में एलिमेंट थे और हमें इतना सा पता है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 18 मिलना चाहिए, हमें 18 मिलना चाहिए। तो उसने पूछा है भाई कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, ऐसी कितनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकती है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स 18 मुझे मिल जाए। तो बहुत ही आसान सवाल है इसका भाई, आसान जवाब होगा। क्या होगा, हमें क्या देखना है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 18 है तो आप इसको 1 इंटू 18 रख लो तो हमें 18 मिलेगा, या 18 इंटू 1 कर लो तभी भी 18 मिलेगा। तो दो ऑर्डर की मैट्रिक्स तो ये बन गई, क्योंकि ये m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सिमिलर बाय 2 इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 9, सो दैट आई गेट 18। ओके, एंड 9 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 18। These are two additional 2 मैट्रिक्स, तो 4 मैट्रिक्स तो हो गई। ठीक है, ऑर्डर यहां पर लिखा हुआ है। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो मुझे 18 मिलेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 मिलेगा, 4 को करें नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो बच्चों भाई यहां पर इसके अलावा यहां पर कितनी टोटल मैट्रिक्स मुझे मिल गई जिसका ऑर्डर अलग अलग है भाई, 6 मैट्रिक्स मुझे मिल गई। नहीं, इस ऑर्डर का, इस ऑर्डर का, इस ऑर्डर का। ओके, तो आपको नंबर डिसाइड करना है, मतलब m और n की वैल्यू असाइन करनी है नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इस तरह का सवाल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, यदि आपको दिया हुआ है कि यदि हमें फॉर्म करना है कंस्ट्रक्ट अ 2 cross 2 order of matrix, right, whose elements are given by aij equal half of I minus j, ये दिया हुआ है। और ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है जी? हमें क्या दिया हुआ है, हमें पता है कि जो एलिमेंट दिया हुआ है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और एलिमेंट इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों कि आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए, तो दैट विल बी यहाँ पर 4 एलिमेंट हो गए। 4 एलिमेंट हो गए तो मैट्रिक्स एक जनरेट कर लिया जिसके 4 एलिमेंट्स होंगे, A11, A12, A21, A22। ठीक है, दिस इज द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। और एक्चुअली में जो A11, A12 ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं कौन से फॉर्मूले से, कौन से एलिमेंट से, ये जो यहां पर दिया हुआ है। वेयर इज आई और जे? आई और जे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई किसको बताता है? रो की पोजीशन को बताएगा। जे किसको बताएगा? कॉलम की पोजीशन को बताएगा। दिस इज द आई और जे। तो A11 में फाइंड आउट करूंगा तो हाफ ऑफ 1 माइनस 1 यहां आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बेटा ये 1 और 1 है तो ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी हैव दैट इज 0। इसी तरह से A12 आपसे पूछा जाए तो हाफ ऑफ 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हुआ तो प्लस का हाफ मुझे मिल गया। दिस इज द आंसर। इसी तरह से A21 आपको एलिमेंट निकालना है, हाफ ऑफ 2 माइनस 1 कर दोगे, 2 माइनस 1 दैट इज ये हाफ हो गया। एंड लास्ट इज A22, तो ये 2 माइनस 2 दिस इज ऑल्सो 0।
ओके तो ये एलिमेंट्स आ चुके हैं और इससे एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दीजिए। ये जो एलिमेंट्स आए उसको यहां रिप्लेस कर देंगे। बच्चों ये 0 आया है, ये हाफ आया है और ये कितना हाफ मिला है और ये 0 मिला है। दिस विल बी द आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आपको बस यूज कॉन्सेप्ट समझते हुए काम करना है कि कोई एलिमेंट जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो और मैट्रिक्स किस ऑर्डर की पूछी गई है तो हम उस जनरल फॉर्म में बना लेंगे। मुझे यहां 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछा गया था तो मुझे 4 एलिमेंट्स यहां पर रिप्रेजेंट करने थे और उन एलिमेंट्स को इस फॉर्मूले जो एलिमेंट्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर कर यहां पर निकालने थे जो मेरे को ये मैट्रिक्स दे देगा। ओके आगे बढ़े। ये हुआ इस पर बेस वाला मैट्रिक्स का, आपको थोड़ा पता लग गया होगा मैट्रिक्स क्या चीज है। ओके नेक्स्ट कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रीजन ये है आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की मैट्रिक्स होती है और उनका मीनिंग क्या होता है। ओके तो हम यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। सबसे पहले मैं बात करें रो मैट्रिक्स की। व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। सिंगल रो दैट इज द एग्जांपल। यानी कि यदि रो मैट्रिक्स की बात हो रही है तो रो मैट्रिक्स का बहुत ही सिंपल मीनिंग है एज देखो इसका नाम क्या है, ROW रो। तो रो का मतलब है यहां पर एक ही रो होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स आपने ले ली, एक ही रो हो, 1 2 3 ये एलिमेंट्स हो गए तो यहां पर 1x3 लिखा है। ओके मतलब रो एक होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम पर कोई कंडीशंस नहीं लगाए। तो रो मैट्रिक्स का मतलब एक ही रो होना चाहिए। एज यू कैन सी हियर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि एक ही कॉलम उसके अंदर आना चाहिए, है ना। जैसे रो में हुआ तो कॉलम मैट्रिक्स में देखो बच्चों 2 3 5 हो गया, एक ही कॉलम होना चाहिए। लेकिन रो कितनी भी हो सकती है, रो पर यहां पर कोई कंडीशंस नहीं है। रो 1 1 यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि भाई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट है, अब बच्चों ये किस कैटेगरी में है? इसका ऑर्डर 1x1 है तो भाई ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। इस डेट के लिए इसको दोनों कैटेगरी में हम डालेंगे। ओके आगे बढ़े। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मीनिंग क्या है? स्क्वायर का मतलब दोनों शेप इक्वल हो जाना। स्क्वायर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा, भाई शेप इक्वल है, चारों साइड से इक्वल है। सिमिलर यहां पर वही है कि रो और कॉलम की बात हो रही है तो उसमें रो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स ऑल। ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया M क्रॉस N मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ M इक्वल N। मतलब जो हम ऑर्डर ले रहे थे बच्चों तो हम दोनों को इक्वल कर दें, M बराबर N मुझे मिल जाए तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का बेहतरीन एग्जांपल यहां लिखा हुआ है। मतलब ये 2 3 4 5 ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप समझो दोनों नंबर सेम हो गए, रो और कॉलम 2x2, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे बढ़े। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले एक और चीज यहां पर बात कर लें कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो एक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स द डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर इज नोन एज लीडिंग डायगोनल। उसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है इसका मीनिंग क्या है यहां पर समझिए, यहां पर समझिए। भाई मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल अरे भाई चलो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है तो उससे पहले ये चीज समझो कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या चीज है। भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होगा। यहां पर एक एग्जांपल के खुद देखो, यदि मैं 2 0 -1 3 5 4 3 -3 -6 और 10 ले लिया है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या लीडिंग डायगोनल हम बात करें तो बच्चों यहां पर जो ये वाला डायगोनल जो चल रहा है जो देख रहे हो कौन सा वाला, ये वाला, दिस वन, मतलब ये वाला, इधर वाला कंसीडर नहीं करते। दिस इज द लीडिंग डायगोनल और ये इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है तो इसके एलिमेंट्स हम बता सकते हैं। तो भाई इसके एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, इसके एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो लिख दूंगा 2 5 और 10, राइट 2 5 और 10।
इज दैट क्लियर? आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होगा, तो आप उसमें इजीली बता दोगे। 3x3 में है, उसी तरह 2x2 में आप बता दोगे, ठीक है? यही बात मैं यहां पर कर रहा था। इज दैट क्लियर? तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट कम टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का बहुत ही बेसिक मीनिंग है, आपने ये समझ लिया है कि लीडिंग डायगोनल क्या होता है या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। नाउ कम टू द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ, राइट, व्हाट आई एम सेइंग यू। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग यहां समझिए यार। यदि इतने सी बात पूछी है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स व्हाट इज, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है भाई? आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -1 3 4 3 -3 5 ले लीजिए, 6 10 और यहां पर 9 ले लो। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए तो ट्रेस ऑफ ए that will be the sum of principal diagonal elements. You know that what is the principal diagonal elements? It contains 0 -3 and 9. तो इनका सबका सम आपको करना है, सबका सम आपको करना है, सबका सम आपको करना है। तो मुझे यहां से सम 8 तो करना है, और -3 9 6 हो गया जी। तो यहां पर इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी 6 हो जाएगा। तो ये मेजर पार्ट है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है। ओके, नेक्स्ट कम टू द डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स? यू नो दैट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? That is the part of square matrix, right? It is the part of square matrix, a square matrix all of whose element except those in the leading diagonal are 0 is called the diagonal matrix. Diagonal matrix समझना, इधर part of square matrix, and जो principal diagonal elements है उनको छोड़कर बाकी elements सब क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। As you can see here, this is the types of diagonal matrix 3 0 0 0 5 0 0 0 -1। इज दैट क्लियर? समझिए इसको, मैं यहां पर समझा देता हूं, ये समझना जरूरी है। डायगोनल, इससे कई तरह के सवाल पूछे या बनाए जा सकते हैं। यू नो दैट हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों? भाई ये 3 ले लिया, ये 0 0 3x3 में बात कर रहा हूं, ये 4 ले लीजिए, यहां पर 0 डालना पड़ेगा, 0 0 यहां पर 7 डाल दो। ओके, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों बोला? बिकॉज यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, यू कैन सी भाई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है। ये सब क्या है? 3 4 7 है एक्सेप्ट, ठीक है? बाकी जो एलिमेंट्स हैं भाई 0, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0 है, 0 है, तो बाकी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 हो, और यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ ना कुछ हो, राइट? तो ये डायगोनल एलिमेंट, बट इसमें एक कंडीशन है, जैसे इसको हम बोल देंगे डायगोनल। इज दैट क्लियर? क्या भाई आपसे मैं पूछूं, क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स है क्या? सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स हो सकती है क्या सर? किसी ने मेरे से पूछा क्या जीरो मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स कहा जा सकता है क्या? सर यस, बिल्कुल 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 कह सकते हैं। ये देखो, इसने कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं दी कि भाई यहां पर हमेशा नॉन जीरो नंबर हो, जीरो भी हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो जीरो मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें ये जीरो मैट्रिक्स, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है। इज दैट क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स इसे बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? यही चीज मैं यहां पर समझा रहा हूं, तो आपको पता हो गया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। Here A can also be represented by diagonal matrix। भाई किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन शॉर्ट में DIAG लिख लोगे, दिस इज द एक्सपांडिंग डायगोनल। ओके, और इसके अंदर एलिमेंट्स हम मेंशन कर देंगे 3 4 और 7। जैसे मैंने यहां पर लिया ना 3 4 7 लिया है, तो यहां पर सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल वाले ना। ओके, बस वही एलिमेंट्स यहां पर डालना है।
तो इन शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे बताई जा सकती है। कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी हो तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा होगा। ओके, तो आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स? यू कैन सी हियर द स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि भाई मैट्रिक्स हुज द एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड द, भाई डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सब क्या हो जाए, सेम हो जाए। सेम हो जाए तो आई कैन राइट दिस फॉर्मेट, और यहां पर देखो 5 5 और 5 डाल दिया, बाकी एलिमेंट्स तो क्या होंगे, 0 0 होंगे। बात समझ में आ गई? इसको बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स का मेजर फॉर्मेट ये है बच्चों। भाई इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिख लो और यहां के लिख लो। बिकॉज देखो यार, i इज नॉट इक्वल 0, i इज नॉट इक्वल 0 पर हमेशा आउटपुट कितना दे रहा है, 0 0 दे रहा है, राइट। ये क्या है, a11 a12 a13, तो ये तो 0 0 है ना। और i इक्वल 0, जब i और j बराबर होगा उसमें तो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स में कांस्टेंट बना रहेगा। सारे प्रिंसिपल सेम हो चुके हैं, सारे प्रिंसिपल एलिमेंट सेम हो चुके हैं, तो के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत सिंपल सा पार्ट है कि आप क्या करोगे, अब जो प्रिंसिपल डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स में चल रहे थे ना, वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 1 हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इसे कहा जाएगा। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, यदि i j एलिमेंट्स है तो बच्चों ये 1 हो जाएगा व्हेन i इक्वल j की बात करें, और i इज नॉट इक्वल j पर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ चुके हो गए? मतलब इसमें हम यूनिट मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है सारे 1 1 कर दीजिए, इसमें यहाँ पर सेम होंगे। ठीक है, मतलब यूं कहा जा सकता है कि ये जो पार्ट है यूनिट वो स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट है ना, यूं कहा जा सकता है। ओके, लेकिन स्केलर को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। पॉइंट क्लियर है? मतलब यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोला जा सकता है। ओके, ये यहां पर। ओके, नेक्स्ट है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब बहुत ही सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें दो तरह की होती है। एक तो अपर ट्राइंगुलर होगा, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ, आपको क्या होगा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे 2 3 4 या 5 ले लीजिए, 0 0 0 -2 ले लो, -1 ले लो, दिस वन। तो यहां पर क्या बोला है भाई, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना बच्चों, इसका ये वाला, ये एलिमेंट्स तो होंगे सही, और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। मतलब लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हो वो सब क्या हो, 0 0 होना चाहिए। और हम ड्रॉ करें तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, एक अपर ट्राइंगल बन जाएगा, और इसी को अपन अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने ले लिया है 2, ये 0 0 कर दीजिए, 3 कर दो, ये 0 कर दो, ये 4 कर दो, -1 -3, और यहाँ पर 10 कर दिया है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल बोला गया है, देखो ये वाली चीज। अब इसके नीचे अपन ट्राइंगल फॉर्म करें, बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 0 हो गए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इस पर सवाल पूछा जा सकता है जो सीयूटी एस्पिरेंट है इस साल के लिए। ठीक है ना, यहां से सवाल बनाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो आपको पॉइंट क्लियर हो, इस पर हम सवाल भी आगे सोल्व करेंगे। पहले हम थ्योरी पार्ट पर डिस्कस कर ले। नो, डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर और लोअर ट्रायंगल, क्योंकि डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है वो दोनों ही कैटेगरी में होती है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। दिस इज द जीरो मैट्रिक्स, ये पार्ट ऑफ जीरो है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। इज दैट क्लियर? जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। क्या हो गए, जीरो हो गए। यदि कोई मैट्रिक्स में लिखूं यहाँ पर, ये 0 0 0 0 0 0 0, ये 2x3 ऑर्डर का हो गया, तो सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो चुका है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स अलग चीज है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया है। ये सारे मैट्रिक्स के टाइप आपको याद होने चाहिए, इनका मीनिंग, जनरल मीनिंग क्या होता है वो आपको याद में रखना है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। यदि आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, कोई मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ना, हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम को पूरी तरह से इंटरचेंज कर देते हैं, रो और कॉलम को पूरी तरह से इंटरचेंज कर देते हैं। दैट मींस आपको गिवन है
यहां देखो, भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यदि आपको कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है रोज को कंप्लीट रोज को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स के अंदर। किसमें भाई? कॉलम्स के अंदर। पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों यहां पर क्या किया, यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसको ए ट्रांसपोज या ए डैश से इंडिकेट करेंगे और ए जे आई लिख देंगे और एन क्रॉस एम हो जाएगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर भी तो चेंज होगा ना। आप क्या कर रहे हो, रो को कॉलम चेंज कर दिया है ना, रो को पूरी तरह से कॉलम में बना दिया है, तो उस केस में हमने ए ट्रांसपोज लिखा या ए डैश लिखा है। ओके, अब ये चीज है ना, ये वाली चीज इसमें ये ऑर्डर है भाई, ये रो बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलम। अब यहां पर चेंज करेंगे जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ठीक है ना, रो को पूरी तरह से कॉलम में बदल दिया, तो काम क्या होगा भाई, ये जी आई भी चेंज होगा और एन क्रॉस सेम हो जाएगा। यहां पर देखो पहले क्या हो गया, इसका कॉलम रो बन गया है और इसका रो क्या बन गया है? कॉलम बन गया है। इज दैट क्लियर? जैसे यहां पर हम यदि एक मैट्रिक्स की बात करें 2 3 0 -1 4 7, अब बच्चों यदि ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और इसका ट्रांसपोज में जो निकालना है, तो आपको क्या करना है? रो को कॉलम बनाना। तो ये 2 3 0 हुआ, -1 4 7 हो चुका है। पॉइंट क्लियर है बच्चों भाई? अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 2। जैसा कि आप देख सकते हो भाई 2 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 2 हो चुका है। ओके, तो ये ट्रांसपोज होता है और कुछ नहीं। अब ट्रांसपोज आपको पता लग गया कि ट्रांसपोज क्या चीज है ना। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, क्योंकि प्रॉपर्टी में बेस्ट सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज तो हमें सीख लिया, लेकिन प्रॉपर्टीज में समझना है कि इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से काम में आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट बात करें ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये बहुत ही सिंपल है। ए ट्रांसपोज, फिर से मैं उसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे ए मिलेगा नहीं मिलेगा? मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आप सीधे खड़े हो, मैं उसका उल्टा कर दूं आपको और वापस से मैं उसको सीधा करूं तो वापस सीधा मिलेगा नहीं, आप सीधे हो जाओगे ना। उसी तरह से यहां पर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, फिर से वो तो वही तो मैट्रिक्स आ जाएगी। यार इसमें क्या समझना, ये बहुत आसान था। ठीक है, यदि यहां पर सेकंड वाला रूल बात करें तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है और ये बाहर आया तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये रूल प्लस माइनस दोनों में ही लागू होगा। भाई ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स से, ये नंबर नहीं है। तो मैट्रिक्स के केस में ये जब ए बाहर आएगा तो ए ट्रांसपोज, प्लस माइनस लगा दो बी ट्रांसपोज, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है ना। थर्ड वाला रूल देखिए, थर्ड वाले रूल में क्या है भाई, यहां पर अल्फा ए का होल ट्रांसपोज बोला है। अल्फा इज द कांस्टेंट नंबर, ये ध्यान समझना है भाई। अल्फा यहां पर कांस्टेंट नंबर है, तो नंबर पर तो कोई ट्रांसपोज नहीं लगता, वो तो एज ए नंबर है, तो भाई अल्फा को तो सेम लिख दीजिए। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने वाला है ना, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कर देंगे। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी भी कई बार पर सवाल इस पर पूछे जाते हैं। लास्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए इंटू बी। यदि बच्चों आपको इस तरह से लिखा हुआ है ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आप लिख दोगे। कितना लिख दोगे? ए बी बी ट्रांसपोज। बिल्कुल बात समझ में आती है भाई, क्लियर है पॉइंट? यहाँ ए और बी बीइंग कॉन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये डिफाइंड है, प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइंड है, इसका ये मीनिंग होता है। तो ध्यान रखना है, जब ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज दिया हो तब वो बाहर आएगा तो बी ट्रांसपोज, मतलब पिछली वाली इस मैट्रिक्स को पहले लिख दोगे ट्रांसपोज में, फिर ए ट्रांसपोज लिख दोगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट कम टू द दिस क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे और एज वेल बोर्ड में भी आपके काफी फायदेमंद यहां से होगा। कॉन्सेप्ट समझना है किस तरह से यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करना है। सवाल में क्या पूछा है भाई, P is the 3 cross 3 matrix such that P dash equal to P plus I, is that clear? और where P dash is the transpose of P, और बस इतना सा इसने दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। मतलब P क्या है, P is the P dash is the transpose of P, और यहाँ पर P ट्रांसपोज क्या है ये दिया हुआ है। P ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, 2P plus I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए भाई, सिंस P ट्रांसपोज इक्वल 2P plus I दिया हुआ है, दोनों तरफ आप क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि मैट्रिक्स ही तो है ना ये। अब बच्चों ये तो P बन गया है और ये 2P का होल ट्रांसपोज और I ट्रांसपोज, कहना है राइट। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अपन को। अब बच्चों भाई ये P और ये 2 जब बाहर आ जाएगा, ये P प्लस I
अच्छा ये ध्यान रखना है, आई इक्वल आई होता है, आई ट्रांसपोज इक्वल आई होगा ना, यूनिट मैट्रिक्स आपको दिमाग में सोचो, उसका ट्रांसपोज करूंगा तो वो आई के बराबर होगा। ओके, अब व्हाट इज द पी डैश, क्योंकि यहां पर कहीं भी चारों ऑप्शंस में पी डैश के फॉर्म में आंसर नहीं लेकर आ रहा, पी ट्रांसपोज के फॉर्म में आंसर नहीं लेकर आ रहा, दैट मीन्स हमें इतना इंडिकेट हो गया है कि हमें पी ट्रांसपोज को रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव कैसे करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ट्रांसपोज, दैट इज 2p + 5। आपको पता है ना भाई पी ट्रांसपोज किसके बराबर था, 2p + i, ये दिया हुआ था, ये वैल्यू कहां रिप्लेस कर दो, इसके अंदर, तो हम यहां रिप्लेस करेंगे तो 2 और इसकी जगह 2p + i और ये लास्ट वाला i, ये लिख दीजिए और इसको इधर लेकर आएंगे तो बेटा 3p हो जाएगा माइनस का, ठीक है, या p चल रहा था और ये कितना हो गया 3i, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बेटा p बराबर कितना हुआ -i, p बराबर -i। क्या इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, p = i था, p = -i, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। यहां ऑप्शन को भी आप पहले देख लिया करो भाई किस ऑप्शन के फॉर्म में आंसर बनाना है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा टाइम यहां पर बच जाएगा। नेक्स्ट कम टू द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स पर किस टाइप के ऑपरेशंस यूज होंगे, बहुत ही सिंपल टाइप के ऑपरेशंस यहां पर यूज होने वाले हैं, क्योंकि भाई मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब किन्हीं दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, यदि आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स aij दिया हुआ है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, और बच्चों दूसरी मैट्रिक्स दिया हुआ है b, दिस इज द bij और दिस इज द p क्रॉस q। ओके तो यहां पर देखो कंडीशंस अप्लाइड है, कंडीशंस क्या अप्लाइड है, हमें क्या काम करना है भाई एडिशन करना है। अब एडिशन करना है दैट मीन्स दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके दिखाना है, दिस इज द a + b और a + b मतलब aij m क्रॉस n था प्लस ये bij और ये p क्रॉस q था। अब भाई ऐड कैसे करेंगे, ऐड के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है भाई, इसने एक कंडीशंस दी भाई, ठीक है ना। एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, बोथ मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर, बोथ मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब जो इसका ऑर्डर है वही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये बोलना चाह रहा है कि एम किसके बराबर हो पी के, एम किसके बराबर हो पी के, राइट, और एन किसके बराबर हो क्यू के, ये कहना चाह रहा है। इज दैट क्लियर, तभी जाकर हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब जो एडिशन होगा ना, तो एडिशन बहुत सिंपल है, दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, उसी को हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये चीज क्लियर हो गई, इस एग्जांपल से यदि आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -1 0 4 5 ये दिया हुआ है, और बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 4 7 10 -6 और -3, कैन वी एड बोथ मैट्रिक्स, यस। a + b हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए बोला कि a + b डिफाइंड है, बिल्कुल जी डिफाइंड है यार, a + b को ऐड कर सकते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो 3 × 2 है बच्चों, इसका ऑर्डर भी 3 × 2 है, बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, तो इजीली वी कैन ऐड। और एडिशंस क्या होगा, हम एडिशंस की बात करें, यहां पर मैं कर रहा हूं, तो a + b दैट इज, आप दोनों मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा 2 3 -1 0 4 एंड 5 प्लस हमने ऐड किया 0 4 7 10 -6 और -3। तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो 2 किस में ऐड होगा 0 में, दिस इज द 2, 3 किस में ऐड होगा 4 में, तो बेटा 7 हो गया, -1 और 7 ये 6 हो चुका है, दैट इज ये 10 हो जाएगा, और ये 4 और ये माइनस, तो माइनस का 2 हो गया है, 5 - 3 कितना हो गया 2 हो चुका है, तो दिस विल बी आंसर। ये जरूर ध्यान रखना है 5 इज दैट क्लियर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडिशंस में लिख देंगे, तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो चुका है, राइट। अब सब्ट्रैक्शन भी सेम रूल पर काम करता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब हुआ हम एडिशन कर रहे हैं ना, वैसे ही ये काम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, यही काम हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है भाई, आपको यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है aij
और यहाँ एम क्रॉस एन है। अब बच्चों बी मैट्रिक्स है भाई बी आई जे, चूंकि सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर ऑर्डर की बात हो रही है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस उसमें करके चलने वाले हैं जेड के लिए। बहुत सिंपल है। यदि यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -3 4 4 10 और 8, दिस इज द एंड मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 0 2 -1 5 7 और यहाँ पर 2 -2। हमें सब्ट्रैक्शन करना है, हमें इतने सी बात करनी है जिन बच्चों को सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता। तो सब्ट्रैक्शन मतलब भाई पहले ए को लिख दोगे बी को बाद में, 2 को 0 में भाई 2 आ गया है। क्या काम करना है भाई, 2 को -0 -3 -2 तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। 0 और -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4 को 5 तो -1 आ गया, इट विल क्लियर। तो भाई 10 -7 10 माइनस दैट इज 3, ओके। और यहां से 8 प्लस तो कितना हो गया, 10 हो गया, राइट। इस डेट के लिए भाई ये 3 क्रॉस 2 में आ गया। अब सॉरी भाई 2 क्रॉस 3 है ना, क्या लिख दिया भैया, गड़बड़ हो गया। समझ में आया चीज भाई, 2 रो 3 कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर में ये मैट्रिक्स बनने वाली होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ये क्लियर हो चुका होगा, ओके। मेन चीज सेकंड थिंग, इसमें कुछ रूल है प्रॉपर्टी। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एडिशन में क्या प्रॉपर्टी होगी, किन रूलों को फॉलो करेगा भाई, एडिशन वाला होगा ना, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन में क्या होता है बेटा, ये कम्यूटेटिव होगा, क्या होगा, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा, करेगा नहीं करेगा भाई, सिंपल सी बात है यार। ए प्लस बी ये ऐड करोगे तो बी प्लस ए बोथ आर सेम, मैट्रिक्स ही तो है ना, वैल्यू सेम आने वाली होगी, ओके। इसी तरह से भाई ये एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करेगा। एसोसिएटिव रूल मतलब ए प्लस बी और इसको ब्रैकेट में बंद करो, एक नई मैट्रिक्स सी ऐड कर दी। उसी तरह से भाई ए को छोड़ दीजिए, पहले आप चाहो तो बी और सी को ऐड कर लो, उसमें फिर ए ऐड कर दे। यहां पर पहले इसको ऐड किया फिर इसमें सी को ऐड किया, तो उस केस में रिजल्ट दोनों तो बराबर ही होंगे, इक्वल ही होंगे, मतलब ये एसोसिएटिव रूल को भी इक्वल फॉलो कर रहा होगा। बात समझ में आई, क्लियर है चीज। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस तरह की छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे यहां पर ओनली मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी एडेड, वही चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव एज वेल एसोसिएटिव। कैंसिलेशन लॉ होल्ड वेल इन केस ऑफ एडिशंस, ये ध्यान होगा। ऐसे ए प्लस बी और यहां पर करें ए प्लस समथिंग सी तो ए कैंसिल हो जाता। द इक्वेशन ए प्लस एक्स इक्वल है यूनिक सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ एम क्रॉस एन। यहां से सॉल्यूशन हम निकाल ही सकते हैं, ए को इधर ट्रांसपोज करके एक्स की वैल्यू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं इस डेट के लिए। अब यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा सवाल इससे एडिशन पूछा गया होगा, यानी इस तरह के सवाल बहुत ही, भाई ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और 2a प्लस बी इज द नल मैट्रिक्स, देन बी इज इक्वल, मतलब इसका रिजल्ट जो आ रहा है ना बच्चों, वो क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब 2a 2, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 3 4 5 2 और बी मैट्रिक्स हमें तो निकालना था, और बेटा ये क्या है जीरो मैट्रिक्स, और ये किस ऑर्डर में होगी, जिस ऑर्डर में ये मैट्रिक्स होए। और 2 है ना, 2 पहले यहां पर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 6 8, ये 10 और ये कितना हुआ 4 हो गया है। बच्चों यहां से आपको बी मैट्रिक्स मिल जाएगी, आपको उधर भेज दीजिए। मतलब इसमें से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली बी कितना हो जाएगा भाई, -6 -8 माइनस का 10 -4, ये मुझे मिल जाएगा। जीरो में से माइनस करेंगे ना, 0 -6 0 -8 0 -10 0 -5, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि हम जो भी मैट्रिक्स होगी उसको हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कम टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस मैट्रिक्स चैप्टर। भाई हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा, कब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं यहां पर डिटेल्स में समझा दूं आपको। भाई मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स क्या चीज है ना,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ? लेट आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, एम क्रॉस एन, ठीक है, और बच्चों बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, पी क्रॉस क्यू। ये दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है। अब इसमें डिफाइंड कब होगा? अब आपसे पूछा है कि ए इंटू बी इज डिफाइंड प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, और ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा हुआ है, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, और ए इंटू बी कब डिफाइंड होगा? बहुत प्यारा सा सवाल है भाई, कब डिफाइंड होगा, मतलब हमें रूल पता करना है। भाई ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान रखना है, मैंने यहां पर ए जो है, ए का ऑर्डर कितना था बेटा? एम क्रॉस है, और बी का ऑर्डर कितना था? पी क्रॉस क्यू। तो ध्यान रखना है, जब प्रोडक्ट डिफाइन होगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स in A matrix that is equal number of rows in B matrix। ये कंफर्म जरूर कर लेना, दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने से पहले, क्या उसके अंदर कॉलम्स की संख्या जो होगी वो बराबर हो नंबर ऑफ रो बी। इज दैट क्लियर? ये देखो यार, यहां पर जो ए है बच्चों और जो बी है, ए पहले है तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स एन है और इसमें बी कितना रो पी है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कंडीशन अप्लाइड है कि एन इक्वल पी हो, तब जाकर हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, और यदि इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्ट डिफाइन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्लियर हो चुका है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ये कंडीशन ध्यान रखना है। और बच्चों भाई ये दोनों इक्वल हो गए तो जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी, एक्चुअली भाई दो मैट्रिक्स को अपन लड़ाएंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो मुझे एक नई मैट्रिक्स मिल रही होगी, दिस इज द सी मैट्रिक्स। और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये जरूर ध्यान रखना है। सी ऑर्डर जो इसके जो ऑर्डर बनेगा ना, वो ऑर्डर में तो आएगी मैट्रिक्स, वो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे यहां से एम बच गया और यहां से क्यू बच गया है, एम और क्यू, दैट मीन्स इसका ऑर्डर एम क्रॉस क्यू में होगा। एम को पहले लिखोगे, क्यू को बाद में लिखोगे, जो भी नंबर होगा उस ऑर्डर में नई मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? मतलब मुझे ऑर्डर पहले से ही पता लग जाएगा। ओके तो ये डिफाइंड का वे हुआ, इससे अलग अलग टाइप के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये डिफाइंड का तरीका हुआ। अलग डिफरेंट टाइप के कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ ले, कुछ उसमें और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर सवाल यहां से पूछा जा सकता है, लेकिन उसके पीछे थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो यही होगा। आपको रूल्स पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज तो समझ में आती है कि इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई तो होता है, लेकिन अब आगे एक चीज देखो, किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझना है। लेट सपोज आपको ए दिया हुआ है 2 0 1 3 -1 और ये माइनस का 2 लिया, दिस इज द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ओके अब बच्चों एक बी मैट्रिक्स लिया है, तो ये ले लिया है -1 0 3 4 5 और माइनस का 2, दिस इज द 3 क्रॉस 2। और हमें यहां से पूछ लिया है कि सर बताइए कि प्रोडक्ट बताइए इसका ए इंटू बी। अब ए इंटू बी क्योंकि मैंने ऐसी मैट्रिक्स ली है जो डिफाइंड है भाई, ये 3 है और 3, हम प्रोडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉलम्स 3 है, इसमें रो 3 है, ठीक है। तो ए को पहले लिख लीजिएगा 2 0 1 3 -1 -2, ये लिख लिया है, और बी को लिख लो -1 0 3 4 5 -2। अब इसमें जो बच्चों कॉलम मेथड यूज होगा ना, रो और कॉलम मेथड यूज होता है, ये रो है, ठीक है ना, R1 R2, और इसकी कॉलम्स ये होंगे। तो क्या काम करना है, सबसे पहले आपको करना है भाई, ये जो 2 है ना, ये इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -2 आ चुका है। ये 0 इसके नीचे एलिमेंट से होगा, ये +0 हो चुका है। 0 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 0, 1 को 5 से किया तो ये 5 होगी। ओके अब यहां पर 2 को किससे करेंगे, 0 से, तो ये 0 हो चुका है। 0 को 4 से करेंगे 0 हो गया है। 1 को इससे करूंगा तो -2 हो गया है। मतलब ये रो दोनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई होके ऐड कर दिए एलिमेंट। नेक्स्ट सेकंड रो की बारी है, जो फर्स्ट कॉलम से भी होगा एज वेल एज सेकंड कॉलम से भी होगा। तो 3 को -3 से करेंगे, दिस इज द -3, और माइनस इसको करेंगे तो -3 हो गया, और ये कितना माइनस का 10 हो गया। 3 को इससे करेंगे तो 0 हो चुका है, माइनस इसको -4 हो गया है, -2 माइनस प्लस हो चुका है, तो दिस इज द 4।
और इसको ऐड करके हम फाइनल आंसर लिख देंगे भाई। यहाँ पर एडिशन कर दें तो एडिशन करने के बाद फाइनल उत्तर कितना आया भाई, मुझे मिला यहाँ पर मैट्रिक्स मिल जाएगी -2 प्लस ये दिस इज द 3 हो गया है, और ये बच्चों -2 हो गया है, -3 -6 और -10 माइनस का 16 मुझे मिलेगा, और यहां से मुझे 0 मिल जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या हो बच्चों, 2 क्रॉस 2 में आया। जरा गौर से देखो, जो मैंने फाइनल बताया यहां से 2 बचा था और यहां से 2 बचा था, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी प्रोडक्ट होने के बाद उसका ऑर्डर भी मुझे पहले से पता हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस तरह की एनालिसिस पहले से कर सकते हो कि इस जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। बड़ी अच्छी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको आना ही चाहिए। ये रूल डिटरमिनेंट्स में भी काम में आने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो काम की चीज है भाई। देखो भाई, यहां पर बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। फर्स्ट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। अरे यार, बहुत ही प्यारी सी बात लिखी इसने, देखो समझना भाई, क्या ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये समझना है हमें। ये जनरली क्या होता है, यदि कोई दो मैट्रिक्स है A इंटू बी और B इंटू ए लिखा है, इज दैट क्लियर, तो ये जनरली बोथ आर नॉट इक्वल, ये ध्यान रखना है। कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता जनरली। कौन सा रूल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A इंटू बी इज नॉट इक्वल B इंटू ए, ये कहा जाएगा। बट समटाइम्स कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स है जिनके लिए A इंटू बी और B इंटू ए बराबर आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा यार, ठीक है। और वो किस टाइप की मैट्रिक्स है वो मैं यहां लिख देता हूं, डायगोनल टाइप की मैट्रिक्स होती है। कौन से टाइप के डायगोनल, आप खुद चेक करिएगा। यदि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 0 2 3, ये मैट्रिक्स दे दी, और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है यहां पर 2 ले लो या 5 ले लो और 0 0 ले लो, ये दोनों 0 0 यहां पर है ना, समझना है भाई। ये 0 है, ये 0 एलिमेंट, ठीक है। नो नो इसमें नहीं होगा, यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे होंगे। केस में डायगोनल की बात कर रहे हैं सिर्फ। बेटा यहां पर डायगोनल है तो कुछ एलिमेंट लो, दिस इज द 3 और ये 0 ले लिया है, 0 ये 4 ले लीजिए, एंड बी मैट्रिक्स यहां ले लेते हैं 2, ये 0 0 और यहां पर 6 ले लो, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में पॉसिबल है कि ये A इंटू बी और B इंटू ए बराबर आ जाएगा, बाकी के लिए नहीं होता है। तो अक्सर ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा भी और नहीं भी करेगा, तो ये ध्यान रखना, डिपेंड करेगा। सेकंड है A इंटू बी इंटू ए, देन द मैट्रिक्स ए बी आर कॉल्ड द कम्यूटेटिव, क्योंकि यदि फॉलो करेगा तो A इंटू बी बराबर B इंटू ए लिखा जा सकता है, ठीक है। थर्ड वाला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये तो रूल है सही यार, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव रूल होता है। यानी एसोसिएटिव मतलब ये हो गया बच्चों भाई, यदि A इंटू बी ये C ले लिया है, या ए को बाहर रख दो, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये रूल एप्लीकेबल है क्योंकि एबीसी डिफाइंड है, ठीक है। प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो का मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यदि ऐसा लिखा हुआ है बी प्लस सी, तो आई कैन राइट ए इंटू बी और ए इंटू सी लिखा जाता है। ए को पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई में भाई, ए इंटू बी और ए, तो ए पहले आएगा, ए इंटू बी इसी ऑर्डर में ए इंटू सी होगा, ना कि सी इंटू ए, दैट इज रॉन्ग, मैट्रिक्स है, तो ये ध्यान रखना। ओके, कैंसिलेशन लॉ नॉट नेसेसरी होल्ड इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यदि ऐसा a इंटू बी, a इंटू सी, तो भाई यहां पर b बराबर c, इवन इफ a इज नॉट इक्वल टू, तभी ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज a इंटू बी इक्वल 0। लास्ट वाला प्रॉपर्टी है नल मैट्रिक्स डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई दैट ईदर a और b इज द नल मैट्रिक्स। यानी कि इसमें क्या बोला है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बच्चों भाई a इंटू बी इक्वल 0 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है भाई, ये जरूर नहीं है कि यार देख ये तो होगा ऐसे ही, ये तो होगा तब तो आएगा ऐसे ही, ठीक है ना। लेकिन ये भी हो सकता है नॉट इक्वल, और यहां पर b इज नॉट इक्वल 0, मतलब ये दोनों ही 0 मैट्रिक्स नहीं है, तभी भी ऐसी मैट्रिक्स है जिन दोनों का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स मुझे मिल सकता है, ये ध्यान रखना, है ना। ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। यानी कि इस तरह की मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूं बच्चों, आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 और 3, बिकॉज ए और बी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, दिस इज द नॉन जीरो मैट्रिक्स। लेकिन जब प्रोडक्ट करोगे ना ए इंटू बी इक्वल 0, ये 0 आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है, ये किया जा सकता है भाई, ध्यान रखना इस प्रोडक्ट को। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आई ना। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरूर पढ़ के जाना इसको, है ना। नेक्स्ट, इसी पर मल्टीप्लिकेशन देखो, प्रोडक्ट पे एक सवाल है, सवाल क्या पूछा है
भाई ए और बी दिया हुआ और बी स्क्वायर, ए बराबर ए इक्वल किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। तो एक्स का वैल्यू बहुत सिंपल है भाई, हमें बी स्क्वायर पता करना है तो इस मैट्रिक्स को बी मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा ये 1 1। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया रो और कॉलम को, तो बच्चों ये देखो एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को जीरो को इससे जीरो हो जाएगा, एक्स को ये जीरो हो चुका है, जीरो को ये पूरा जीरो हो जाएगा, 1 को एक्स से किया एक्स आ जाएगा, 1 को इससे किया +1 हो गया, ये जीरो हो गया, ये 1 आ गया। इज दैट क्लियर? अब बच्चों ये बी स्क्वायर आ चुका है, दिस इज द बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है भाई, ए मैट्रिक्स के। और व्हाट इज द ए मैट्रिक्स, 1 0 2 1। इज दैट क्लियर? ये देखो ए मैट्रिक्स के बराबर दिया हो और ए मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ है, तो आप यहां से कंपेयर कर लोगे कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर हो गया है 1 के, तो एक्स बराबर +-1 एंड ऑल्सो एक्स +1 दैट इज 2। और x का वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ चुका है। x का वैल्यू यहां से 1 आ गया है और यहां से +-1 है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइनली कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1 होगा। तो प्लस का 1 है यानी सी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, ना कि +-1 होगा। इज दैट क्लियर? कॉमन सॉल्यूशन यहां पर ढूंढना होगा। नेक्स्ट यहां पर पूछा है इफ ए मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट दिस वन, ओके, एलिमेंट्स किस फॉर्म में दिए हुए हैं, इसके एलिमेंट्स दिए हुए 1 और 0, व्हेन i इज नॉट इक्वल 0, व्हेन i इक्वल 0, ओके, देन व्हाट ही आस्किंग दैट इज a स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स को पहले फॉर्म कर लेते हैं कि a मैट्रिक्स क्या होगी। बच्चों आपको पता है A11 2 क्रॉस का, हाँ यस, and what is the A11? A11 this is the I equal j, or always element will be 0, this is the 0, and 1 2 I is not equal 0, this is the 1, and I equal 0 ये A2, तो this is the 1, this is the 0, this is the matrix है। now he is asking that is the A square that is a multiply this matrix 2 times 0 1 1 0 and also 0 1 1 0। तो बाय रो और कॉलम मेथड यूज करो यार, है ना। तो बच्चों वही 0 को 0 से किया 0 हो गया, 1 को इससे तो 1 हो गया, 0 को इससे करूंगा 0 हो गया, 1 को वही 0 हो गया, ठीक है। फिर 1 को 0 0 हो गया, 0 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, 0 1 हो गया है। दिस इज द ए स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर में ऐसा है क्या कहीं, ए स्क्वायर 1, ये डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। मतलब एलिमेंट देखो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और वैल्यू जो पूछा है आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में पूछा क्या है। ओके, इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट मूविंग द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ, यदि कोई मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सही होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे यहां पर बच्चों, कोई मैट्रिक्स होगी ना ए आई जे, तो यहां पर एम क्रॉस एम ऑर्डर का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोई दूसरी मैट्रिक्स मत ले लीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं ए ट्रांसपोज, तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, यदि कि वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो यानी कि ये ए के बराबर आ जाए, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि यहां बताया ना, ये एलिमेंट सेट टू बी सिमेट्रिक व्हेन दिस एलिमेंट विल बी 0, इक्वल आ जाएगा ना, तो उसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और यदि स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो, कोई भी हुआ, यदि उसका मैं ट्रांसपोज करूं तो -a ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, ये ध्यान, -a ट्रांसपोज के। रूल्स जरूर है आपको पता होना, रूल्स पता होना चाहिए सिमेट्रिक उसके सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक मतलब a इक्वल a ट्रांसपोज या a इक्वल -a, दैट इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना। ओके, अब इसका एग्जांपल समझो। एग्जांपल का मतलब इस तरह से, यदि मैं यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका एग्जांपल होगा भाई इस तरह से लिखा होगा, ओके, 2 -1 3 4 5 7 -1 3 4। अब बच्चों ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहूंगा। व्हाई? बिकॉज आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, और यदि जब ट्रांसपोज निकाला तो रो को कॉलम में चेंज करना है, तो 2 -1 3 -1 5 4 और 3 4 7।
जब मुझे चेक किया था 2 -1 3 -1 5 4 3 4 7, एक्चुअली ये दोनों ही इक्वल बनी हुई है, दैट मीन्स ए इक्वल ए ट्रांसपोज, ए इक्वल ए ट्रांसपोज। तो इस रूल को फॉलो हो रहा है और इस रूल को फॉलो हो रहा है, तो आई कैन से दैट इज ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको अपन क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हुआ। ओके अब बच्चों यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक में किस तरह की इक्वेशंस बनती है या मैट्रिक्स कैसे बनेगी। आपको दिया हुआ है 0, यहां पर -2 ले लिया, -1 और यहाँ 5 ले लो, दिस इज द 0 0, और बेटा ये 2 1 और -5 ले लिया, और इसका मैंने ट्रांसपोज चेक किया, तो जब ट्रांसपोज चेक किया तो 0 -2 -1 हो गया, 2 0 5 हो गया है, 1 -5 0 हो चुका है। और बच्चों देखो देखो, यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इस मैट्रिक्स को या माइनस कॉमन ले लिया तो आपको पता होगा ये हो गया -1। अब जरा चेक करो यार, ए ट्रांसपोज इक्वल -a के बराबर आया नहीं आया, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ ये ए तो है ना, देखो गौर से। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक रूल देखो, दोनों में एक कॉमन चीज चल रही होगी भाई, कॉमन मतलब एक चीज ट्रिकी पार्ट क्या चल रहा है, यहाँ बच्चों जो एलिमेंट्स लिया है -1 3 और 4 वही एलिमेंट यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, बाकी ये कुछ भी हो सकते हैं, तब जाकर वो सिमेट्रिक बनेंगे। इस वाले केस में क्या किया है बेटा, इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज 0 है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और बच्चों ये -2 -1 5 जो एलिमेंट वही सेम एलिमेंट आ रहे, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव तो नेगेटिव पुट कर दो। ओके ये तरीका है और कुछ नहीं है, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमेशा, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल 0 होंगे, ध्यान रखना ये रूल भाई है ना, ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर। और एक जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो दोनों ही कैटेगरी में होगी। जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट, these are the two theorem for any square matrix A with real number entries A plus A transpose। इसमें क्या लिखा है फर्स्ट में भाई, A plus A transpose जो बनेगा ना बच्चों, ये अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंडिकेट करती है। किसको करती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बताएगी। ओके सेकेंड वाला जो होगा पार्ट A माइनस A ट्रांसपोज की बात करेंगे ना, ये पूरी मैट्रिक्स अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, अरे यार A प्लस A ट्रांसपोज की बात की आपने, A मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ट्रांसपोज इसमें ऐड किया है कि नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी, उसका फिर से ट्रांसपोज चेक करके देखोगे तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, मतलब इसी के बराबर है। A माइनस A ट्रांसपोज चेक करोगे भाई, ये पूरा निकालोगे तो ट्रांसपोज करोगे नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आने वाली होगी। ठीक है, ये एक रूल है, थ्योरम है, इनको जरूर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज, किसी भी मैट्रिक्स को अपन एडिशन ऑफ इस फॉर्म में लिखा सकते हैं, सिमेट्रिक प्लस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे लिख सकते हैं। ओके, A प्लस A ट्रांसपोज। अब आपको पता है ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स ये किसको बता रही है, सिमेट्रिक को। और बच्चों ये वाली मैट्रिक्स किसको बता रही है, स्क्यू सिमेट्रिक को। तो भाई ये एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट तो बहुत सिंपल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें सवाल बड़ा अच्छा खासा बनाया जा सकता है। A इक्वल 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, वापस सोल्व करेंगे तो A मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, ये थ्योरम भी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट कम टू द ये पॉइंट पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे इस तरह का सवाल हो सकता है भाई। किस तरह का सवाल, जरा देखो, A and B are skew symmetric matrix of same order, A B is the symmetric if which options will be correct here। तो can we solve, A B is the symmetric, देखो what we given us that is the A skew symmetric, though I can write this is the value, and also B is the skew symmetric, so minus B of transpose, this is also correct। Now what are given, that is the AB
और AB इज द सिमेट्रिक, राइट। तो इसका ट्रांसपोज जब करूंगा तो बच्चों B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आएगा, आएगा नहीं आएगा? हमें देखना भाई इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दो आप। अब B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस B के, और ये किसके इक्वल है? माइनस A ट्रांसपोज के। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया है, तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज चल रहा होगा, ठीक है ना। और यही तो कहानी इधर चली है ना, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, ये लिख सकते हैं, ओके। अब बी, अच्छा रूल क्या होगा यहां पर भाई? गड़बड़ क्या हुई है? ओके, सिमेट्रिक बोला है तो ये लिखा जाएगा, यस ए बराबर ए ट्रांसपोज, यस, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर रूल देखो, हम क्या लेकर चले थे? ये वाला कॉन्सेप्ट। चूंकि हमने ये लिया है ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी इक्वल, इसको लिखेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज, ये बराबर चल रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट यूं समझना है भी, ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज अपन ने लिया है, ओके बच्चों। अब बच्चों बी ट्रांसपोज किसके? माइनस बी ट्रांसपोज के, और माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है अकॉर्डिंग टू, ये नहीं दिया हुआ क्या? हाँ बी ट्रांसपोज हो गया ना, माइनस बी के और ए के, ओके। यहां पर भी वही रूल, यहां गलत हुआ है एक रूल अपन का, ये देखो, क्या मैं इसको माइनस बी और इंटू माइनस ए के बराबर लिख लूं, और ये बी ए हो गया है, दैट मीन्स ए बी बराबर बी ए, मतलब वही चीज हो गया है। इसको मैं बी ए लिख सकता था, और ये कॉन्सेप्ट इसके बराबर चल रहा है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा, और ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो रहा है। ए बी इंटू बराबर क्या हो गया? बी ए, है ना, ए इंटू बी और बी ए बराबर हो जाएगा इस अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के, ओके। नेक्स्ट ये वैल्यूज पूछी गई है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है। और बच्चों यदि ये सिमेट्रिक है तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, बहुत ही सिंपल है, सीयूटी एग्जाम में पूछा गया है। तो x प्लस वाई प्लस कैसे कंपेयर करेंगे? अभी जस्ट बताया मैंने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये वैल्यू तो अलग अलग चली गई सही, और यहाँ पर जो बैठेगा तो z का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया, x का वैल्यू -3 हो गया भाई, राइट, और y का वैल्यू -1 हो गया। इज दैट क्लियर? और हमें तीनों का सम पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम निकाल सकते हैं 4, ये -3 हो गया और ये -1, तो भाई ये तो कितना हो गया? 0 हो गया, कट करके कैंसिल होगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। या तो ऐसे पता कर लो, या फिर पूरी तरह से आपको सिमेट्रिक है तो ये वाला रूल यूज करके भी आप बना सकते हो। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। फिर कंपेयर कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ओके। तो ये आपको पता लग गया होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैट्रिक्स से बेसिकली बहुत ही इजी सवाल पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं, इस पर ऑपरेशंस कौन से यूज होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक वाला, और इस पर थ्योरम्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी याद हो, ओके। ये चीजें इस चैप्टर से पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसी और भी मास्टर सीरीज के आने वाले चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे रेजोनेंस के पीएसपीडी यूट्यूब चैनल के साथ, ओके। थैंक यू सो मच।